आकाश में ये नक्षत्र किस तरह से दिखाई देते हैं। और हमारी वैदिक परंपरा में कहीं भी 12 राशियां नहीं है, मेरा दावा है। आखिर ये नक्षत्र होते क्या हैं? तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, इनका क्या रोल है? दरअसल हमने नक्षत्रों का अध्ययन करना क्यों शुरू किया? समंदर को पार करके एक बड़े आर्कटिक टर्न उत्तर से दक्षिण जाती है, दक्षिण से उत्तर आती है, बीच में समंदर है। अब वहां दिशा कैसे ढूंढेगी? दिल्ली में कभी सर के ऊपर सूरज नहीं आएगा। दिन होते हैं महीने में, कितने दिन होते हैं? 30 दिन नहीं। अब महीने का नाम कैसे रखोगे? तो हमारी परंपराओं में महीने के नाम नक्षत्रों के नाम पे रखे गए हैं। तो ये जो 27 नक्षत्र जो हमारे इसमें माने जाते हैं, तो क्या विज्ञान में भी यही 27 नक्षत्र माने जाते हैं? इनके नाम भी यही? नहीं, हर एक ही तारे वही हैं, उनकी शेप भी वही है, तारों की पोजीशन वही है। उसमें चित्र क्या बनाते हैं आपकी कल्पना पे निर्भर करता है। क्योंकि दूसरे जो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट की आलोचना करते थे। क्यों आलोचना करते थे? अरे ये तो वेद विरोधी है, बोलता है पत्ती घूमती है। जबकि हमारे शास्त्रों में वसुंधरा स्थिर वो चलती नहीं, अचला है। तो अगर हमारी वो वैज्ञानिक खगोल शास्त्र की परंपरा आगे बढ़ती तो आज हम वाकई विश्वगुरु होते। तारे दिखाई देते हैं, इनका क्या धरती पर असर होता है? एटमॉस्फेयर में कोई असर होता है इनका? तो उसमें उन तारों का क्या रोल है मुझे समझ में नहीं आता। आज तक समझ लिया, विज्ञान को नहीं समझ में आता है। हमको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए जी, कि हम तारों की धूल के बने हुए हैं। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में अमिताभ पांडे जी मौजूद हैं। और अमिताभ पांडे जी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और अमिताभ पांडे जी इस समय मेंटर हैं स्टार स्टेप्स जो है एक कंपनी है जो रिसर्च करती है नक्षत्रों के ऊपर, तारों के ऊपर, सितारों के ऊपर, ग्रहों के ऊपर। तो उसके जो है कर्ता धर्ता प्रमुख जो है अमिताभ पांडे जी हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर ये नक्षत्र होते क्या हैं। जैसे कि ज्योतिष में हम लोग बात करते हैं कि 27 नक्षत्र हैं, तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, इनका क्या रोल है, आकाश में ये नक्षत्र किस तरह से दिखाई देते हैं, इन सब पर विस्तार से जानेंगे। तो अमिताभ जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जो है आप हमारे बीच आए हैं। तो पहला सवाल यही कि वैज्ञानिक नज़रिए से कितने नक्षत्र होते हैं और इनका क्या रोल है? देखिए, पहले अपना परिचय थोड़ा ठीक कर दूं। जी जी। हमारा स्टारस्केप जो है रिसर्च नहीं करता है, बल्कि लोगों को हमारी जो प्राचीन नक्षत्र परंपरा है और आधुनिक विज्ञान है, जी जी, इससे लोगों को रूबरू कराता है। बहुत और उनको आकाश में जो नक्षत्र उनके दर्शन कराता है, उनके बारे में क्या वैज्ञानिक समझ है ये समझाता है। जी। तो जहाँ तक हमारी नक्षत्र परंपरा का सवाल है, जी जी, दरअसल हमने नक्षत्रों का अध्ययन करना क्यों शुरू किया? जी जी, आप सोचिए, आज से करीब 22 लाख साल पहले जी, उस समय इंसान धरती पर नहीं आया था। जी जी, और अफ्रीका में एक प्रजाति मिलती है, इसका नाम है होमो हैबिलस। जी, उसके अवशेष मिलते हैं और उसके साथ एक खास चीज़ देखने को मिलती है कि उसने पहली बार पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। अब पत्थर के औजार कोई दूसरा जानवर बनाता नहीं है। पत्थर के, लकड़ी के, कुछ जानवर ऐसे जो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा मॉडिफाई करके। ये कौवा है कि मतलब कहीं से अगर ऐसा उसको जो खाना है ऐसे रहेगा, उसकी चोंच नहीं पहुंच सकती है, एक लकड़ी ढूंढ के लाएगा और लकड़ी अंदर घुसा के फिर उसको खाना निकाल देगा। तो वो एक टूल बना रहा है ना। चिंपैंजी भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि दीमों की बामी में से दीमकें निकालनी है तो अपने थूक से उसको गीला करेगा, उसके अंदर डालेगा और थूक से गीला करके उसको ऐसा उसको मतलब प्रोसेस करेगा कि सीधा अंदर जाए और फिर दीमका उस पर चढ़ के आए, उनको खा ले। उसके लिए उसका नाश्ता है ये। इंसान ने पहली बार क्या किया कि नेचर में जो पत्थर मिलते हैं, लकड़ी मिलती हैं, हड्डियाँ मिलते हैं, इससे औजार बनाने शुरू किए। और उसी कुछ ही समय के बाद प्रमाण मिलते हैं, उसने आग का इस्तेमाल करना भी सीखा है। अब ये जो ज्ञान है कि पत्थर, कौन सा पत्थर सबसे उपयोगी है, किस तरह की लकड़ी किस तरह का औजार बनाने के लिए काम में आती है, किस हड्डी से किस तरह का औजार बनेगा, इसको अपनी आने वाली जनरेशन को शिक्षित भी करना है। इसमें उसकी बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। और उसी दौर में आप देखते हैं कि जो अगली स्पीशीज आती है होमो इरेक्टस, जो उसके आगे की जनरेशन है, मतलब उसकी नेक्स्ट जो स्पीशीज आ रही है उसके बाद इंसान आता है। होमो इरेक्टस से इंसान की स्पीशीज निकलती है।
वो माइग्रेशन करना शुरू कर देता है। और होमो इरेक्टस एशिया में भी आता है, यूरोप में भी जाता है। भारत में उसके पत्थर के औजार मिलते हैं। अभी सोचिए कि अफ्रीका से निकल के, ये अफ्रीका में पाई जाती थी दोनों स्पीशी, एशिया तक आना और नए नए प्रदेशों में जाना जहाँ कभी पहले गया नहीं है, तो उसको दिशा ज्ञान होना चाहिए। दिशा ज्ञान पक्षियों को भी होता है। पक्षी भी बिल्कुल पूरे समंदर को पार करके, एक बर्ड आर्कटिक टर्न उत्तर से दक्षिण जाती है, दक्षिण से उत्तर आती है, बीच में समंदर है। अब वहाँ दिशा कैसे ढूंढेगी? वो तारों से दिशा ढूंढती है। तो इंसान को भी अपनी पार्श्विक परंपरा में ज्ञान मिला कि तारों और सूरज से दिशा निकालना, और उसको आगे बढ़ाया होमो इरेक्टस ने। उसने मतलब तारों को नक्शा बनाना शुरू किया होगा, शायद दिमाग में बनाया होगा, कहीं उकेरा होगा शायद किसी खाल पर, किसी गुफा की दीवारों में। कुछ बाद गुफा की दीवारों में नक्षत्रों के चिन्ह भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये नक्षत्र विज्ञान का जन्म है। क्यों किया? दिशा ज्ञान के लिए। जो उत्तर ध्रुव, हम उत्तर दिशा निकालनी तो हमको ध्रुव तारा पहचानना आना चाहिए। उसके लिए सप्तऋषि को पहचानना आना चाहिए। सप्तऋषि के जो 7 तारे हैं, क्रतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि। तो पुलह और क्रतु के बीच में एक लाइन खींचेंगे तो आगे ध्रुव आज के हमारे वर्तमान ध्रुव तारे को ले जाती है। उससे आप किसी भी अनजान जगह पे उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और दिन में सूरज से दिशा निकाल सकते हैं। जब सूरज सबसे ऊपर आ जाता है, मध्याह्न का वक्त होता है, छाया सबसे छोटी हो जाती है, उस उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर हमेशा छाया जो होगी उत्तर दिशा की ओर होगी। क्योंकि सूरज हमेशा दक्षिणायन रहता है। यहाँ कभी भी हमारे दिल्ली में कभी सर के ऊपर सूरज नहीं आएगा, हमेशा दक्षिणी आकाश में रहेगा। तो सूरज से, तारों से इंसानों ने दिशा निकालना सीखा। उसी के आगे जब और सभ्यता का विकास होता है, कृषि का आविष्कार करता है मनुष्य करीब आज से 15,000 से 10,000 साल के बीच में। तो कृषि के लिए आपको मौसम का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि पशुपालन के लिए और शिकार करने के लिए मौसम का ज्ञान होना चाहिए। तो ये मौसम कब बदल रहा है, कब अब मौसम सर्दी उतार पे आ जाएगी, कब अब वसंत आ गया, कब वसंत खत्म होकर आपका ग्रीष्म शुरू होगा, ये भी नक्षत्र बताते हैं, तारे बताते हैं, सूर्य की स्थिति आकाश में बताती है। तो दूसरा नक्षत्र विज्ञान की जरूरत पड़ी हमको कैलेंडर बनाने के लिए। तो इंसान ने अफ्रीका से तारों की बाह पकड़ के पूरे दुनिया पे फतह हासिल की। मतलब मुश्किल से 20-25 हज़ार साल में सारी धरती पे इंसान फैल गया। लगभग ये सफ़र शुरू हुआ है हमारी जो स्पीशीज होमो सेपियंस का, आज से करीब 80,000 साल पहले। एक उनका एक छोटा सा कबीला, मुश्किल से 500 लोगों का भी नहीं होगा, 1000 का होगा, जो जेनेटिक्स बताती है। वो यहाँ से निकल के पूरा हमारी कोस्ट लाइन को फॉलो होती है, तमिलनाडु गया, अंडमान निकोबार, ऑस्ट्रेलिया, चीन, पूरी धरती पे मनुष्य ने जो अपना पूरा जो बोलना चाहिए कि अपने बस्ती बसा ली है। पूरी धरती को कोई भी एक आइलैंड नहीं छोड़ा है। अब हम चंद्रमा पे ही पहुंच रहे हैं। ये नक्षत्र विज्ञान के जरिए ही संभव हुआ है। अब इसमें 2 परंपराएं रही हैं। हमारी जो प्राचीन वैदिक परंपरा है, इसमें चंद्रमा के पथ में पड़ने वाले नक्षत्र हैं। तो हमारे 28 नक्षत्र थे मूल तौर पे, है ना। उसमें अभिजीत को निकाल दिया गया, क्योंकि वो एक हमारे जो महीने होते हैं, सॉरी दिन होते हैं महीने में, कितने दिन होते हैं? 30 दिन नहीं। नक्षत्रों के हिसाब से चंद्रमा एक नक्षत्र मान लो दिख रहा है, कृतिका में दिख रहा है, लौट के वापस कृतिका में आएगा 27.32 दिनों में आएगा। ठीक बात। और जो महीना हम प्रयोग करते हैं वो करता है चंद्रमा की कलाओं पर है। तो जब एक अमावस से अगली अमावस आ जाएगी तो 1 महीना पूरा हो गया, या एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा आएगी तो महीना पूरा आ जाएगा। तो हमारे 2 परंपराएं चलती हैं। एक जिसको अमांत बोलते हैं, वो अमावस से गिना जाता है। एक जो अपना जो पूर्णिमा से गिनते हैं, वो दूसरा है तरीका है। हमारे उत्तर भारत में मिला के मेरे ख्याल से पूर्णिमा से महीना गिना जाता है। कुछ गुजरात में, कुछ प्रदेशों में अमावस से महीना गिना जाता है। अब महीने का नाम कैसे रखोगे? तो हमारी परंपराओं में महीने के नाम नक्षत्रों के नाम पे रखे गए हैं। जैसे बोलते कार्तिक का महीना है, तो कार्तिक का महीना कैसे जानेंगे? उस महीने का पूर्ण चंद्र अगर कृतिका नक्षत्र के पास होगा तो कार्तिक का महीना है। अभी तो माघ चल रहा है। माघ का मतलब क्या है कि पूर्ण चंद्र इस महीने का मघा नक्षत्र में था, तो माघ का महीना है। तो हमने जो चंद्रमा पे आधारित महीने का जो आकलन किया, वो सूरज के आकलन से ज्यादा सटीक है। क्योंकि सूरज को आप देख नहीं सकते हो। सूरज को देखो आपकी आंखें अंधी हो जाएंगी, आप अंधे बन जाओगे। 2 मिनट भी सूरज को निगाह लोगे, 2 मिनट क्या, मुश्किल से 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हमारी रेटिना परमानेंट डैमेज है, उसमें घाव बन जाएगा। आपको दर्द भी नहीं होगा क्योंकि उसमें दर्द वाले न्यूरॉन्स नहीं है। तो चंद्रमा को आप बहुत प्रिसाइसली ऑब्जर्व कर सकते हो। अब जो चंद्रमा वाला महीना है, जो कलाओं वाला, वो औसतन कितना होता है? 29.5। ये लॉन्ग टर्म एवरेज है। इसमें 8-9 घंटे का फर्क भी हो जाता है। तो ये जो नक्षत्रों पे आधारित हमारे महीने की जो गणना है,
बहुत ही सटीक आप गणना कर सकते हो। और हमारी वैदिक परंपरा में कहीं भी 12 राशियां नहीं है, मेरा दावा है। जी, कोई भी वेद उठा के देख लीजिए, जी, महाभारत में भी नहीं है। यही नक्षत्र है, ठीक बात। आर्यभट्ट के भी जो आर्यभट्ट का जो आर्यभट्टियम है उसमें भी कोई जोड़िया की राशियां नहीं है। तो इसका नतीजा ये था कि आर्यभट्ट ने जब ये पता लगाया अपने अध्ययन से कि ग्रहण पड़ते हैं छायाओं के कारण, उसमें कोई राहु केतु का योगदान नहीं, कोई है ही, कोई चीज़ मानते ही नहीं वो तो, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे हमारे। और उन्होंने आपका जो गणनाएं की इतनी सटीक थी कि 17वीं शताब्दी को 18वीं शताब्दी के शुरू तक हमारी गणना यूरोपीय गणनाओं से ज़्यादा एक्यूरेट होती थी। हालांकि न्यूटन का गणित आ गया है और न्यूटन की गणनाएं अब आधुनिक कंप्यूटर की मदद से तो आप 1 सेकंड के 50वें हिस्से तक की सटीक गणना कर सकते हो, है ना। वो तो बाद में आया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी परंपरा ऐसी परंपरा थी जो बाद में बोलता हूँ भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट कैसे हो गई? आप ये 12 राशियों को लीजिए, चलिए ये 12 राशियों का वेदों में कोई जिक्र नहीं है, किसी वेद में जिक्र नहीं है इनका, महाभारत में जिक्र नहीं है, पुराणों में आके शुरू होता है, रामायण में शुरू होता है। और मेरा मानना है, वैज्ञानिक तरीके जांच करने पता चलता है कि ये सारी चीज़ें अलेक्जेंडर के अटैक के बाद इंडिया पे लिखी गई हैं। क्योंकि विश्व पुराण जैसे पढ़ रहा हूँ और दूसरे पुराण पढ़े, उसमें यवनों का जिक्र आता है। तो यवन कौन है? यही यवनियन लोग जिनको हम यवन कहते हैं, है ना। तो ये परंपरा बाद में आई, ये लगभग वराहमिहिर के समय आई है। उसके बाद का जितना भी हमारे खगोल शास्त्र का लिटरेचर है उसमें 12 जोडियाकल कॉन्स्टेलेशन आते हैं। आप सोचिए कि जैसे आपकी सैजिटेरियस है जिसको हम धनु कहते हैं, धनु का हमारे भारतीय जो बोलना चाहिए आइकोनोग्राफी में या हमारे जो धर्मशास्त्रों में क्या स्थान है? ऐसा कोई देवता है ना कोई राक्षस है। हाँ, ठीक बात। कहाँ से आया? पूरे भारत के सारे म्यूजियम्स का स्टडी करने के बाद सिर्फ एक जगह में जैसी आकृति दिखती है जिसका आधा शरीर घोड़े का और आधा महिला का है। इंटरेस्टिंग बात यह है वो पुरुष भी नहीं है। और मथुरा के म्यूजियम में एक ऐसी मूर्ति है जिसमें आधा शरीर घोड़े का जैसे धनु में होता है, ऊपर का हिस्सा औरत का है और उसके पीठ पर घुड़सवार सवारी कर रहा है। और ये मूर्ति कला अलेक्जेंडर के बाद की जो मूर्ति कला आई है जिसको ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस में उस स्टाइल की बनी हुई है। मतलब यहाँ पर ये म्लेच्छ परंपरा भारत में आ गई। मैं तो कहता हूँ कई बार जिन लोगों को हम म्लेच्छ कहते थे, जिनको हमारे वैदिक धर्म का वैदिक शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, ये आने के बाद ये इंडिविजुअल प्रेडिक्शन आना शुरू होता है। हमारे नक्षत्र परंपरा में शुभ समय अशुभ समय तो है। शुभ क्या? जब मौसम अच्छा रहेगा, फसलें अच्छी उगेंगी, हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे, ये मौसम से चल रहा है। जी। तो हमारी नक्षत्र परंपरा का मूल आधार ये है कि चंद्रमा की स्थिति, एक दिन में चंद्रमा एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में चला जाता है। जी। तो उस हिसाब से उस एक दिन में जो चंद्रमा जितना आगे बढ़ा, 360 को आप 27.5 मतलब 27.5 से डिवाइड कर दिए, मोटामोटी 27.32 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो एरिया बना डिग्रीज में वो एक नक्षत्र है। और उस नक्षत्र के उस एरिया में पड़ने वाले चमकीले प्रमुख तारों के नाम पे उस नक्षत्र का नाम पड़ गया। जी। तो पहले तो हमारे नक्षत्रों के जो वैदिक नाम हैं वो जो जैसा कि उसमें पुराणों में जिक्र है कि ये जो अपना पुत्रियां थी एक ऋषि की, मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, उनकी सारी की शादियां चंद्रमा से कर दी गई थी। जी। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी। जी। उन्होंने पता नहीं उनको कोई दूसरा वर मिला नहीं मिला, चंद्रमा ही मिला। हाँ, चंद्रमा से चारों की शादी कर दी। हाँ, सारी पुत्रियों की। हाँ। तो उनके नाम पे हमारे नक्षत्रों के नाम है। जी। है ना। हाँ। जो 27 पुत्री हैं। जी। अब उसमें दिक्कत ये होगी कि रोहिणी थोड़ी ज्यादा सुंदर होगी शायद। हाँ। तो चंद्रमा रोहिणी के पास ज्यादा वक्त बिताता था, है ना। उससे चंद्रमा का मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। तो क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि रोहिणी से सारी पत्नियां, दूसरी पत्नियां जलने लगी जबकि बहन ही हो। तो शिकायत कर दी। तो चंद्रमा को श्राप मिला कि तू घट घट के मर जाएगा, है ना, क्षीण होगा, क्षय हो जाएगा। अब जब चंद्रमा क्षय होने लगा तो सारे तीनों लोगों में त्राही मच गई। तब प्रार्थना की गई, महाशिव से की गई, ब्रह्मा से की गई। तो चलो फिर से 27 दिनों के बाद, 27 दिनों जो अपने 29 दिनों के बाद वो फिर से मरना शुरू हो जाएगा। ये कहानियों का मकसद ये था, आप उसको कहानियां मांगे या मिथ माने, कि हम इन चीज़ों को अच्छे से पहचान पाए, समझ पाए। तो उसके कारण से ये हुआ कि हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया, बहुत एक्यूरेटली अध्ययन किया। लेकिन दूरबीन के आविष्कार के बाद एक नया बदलाव आता है। और दूरबीन का आविष्कार भारत में नहीं हुआ है, ये यूरोप में हुआ था। इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, जब हमारी जनता